नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस भी धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट का पहला जो पार्ट था दोस्तों, उसमें हम इसके थ्योरी पार्ट को पूरे विस्तृत रूप से समझ चुके थे। सभी अनुच्छेदों को दोस्तों हम लोग उनसे संबंधित सभी प्रावधानों को समझे थे। और आज दोस्तों हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का पार्ट 2 है, इसमें हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे। आज तक जितने भी एग्ज़ाम दोस्तों हुए हैं, उन सभी एग्जामों में कौन कौन से प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से बने, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों इसमें समाहित किया गया है। चाहे वो आपको एसएससी द्वारा लिया गया है, रेलवे द्वारा लिया गया हो, या बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम हुए हों, या यूपी सरकार द्वारा लिए गए एग्जाम हो, वो सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेंगे। दोस्तों, अगर आप इस क्लास को धैर्यपूर्वक पूरा देख लेते हैं तो ऐसा मान लीजिएगा कि आपसे एग्ज़ाम में अगर इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपसे छूटने वाले दोस्तों नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में उच्चतम न्यायालय मतलब कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। उद्घाटन बोल रहा है, मतलब यह स्थापना बोल दीजिए। तो जब भी बोलेगा आपको कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो इसकी स्थापना की बात कर लेते। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हुआ था, उसी दिन क्या हुआ था, हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। किंतु इनका जो उद्घाटन समारोह हुआ था, मतलब जो पहली बैठक हुई थी, वो इसके 2 दिन बाद हुई थी, 28 जनवरी आपका 1950 को। तो जब भी आपसे उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन कब होगा, तो 28 जनवरी 1950 को। ये भी ध्यान रखिएगा, स्थापना अलग होता है, उद्घाटन अलग होता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करा कब हुई थी, तो यहाँ पूछ रहा है कि 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधीन 1953 के अधीन, भारत संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है दोस्तों, वो क्या हुई आपका 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। मतलब कि जो भी न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वृद्धि करना या घटाने का काम कौन करता है, तो ये काम करने का काम कौन करता है, संसद करता है। संसद क्या करता है, विधि द्वारा बना करके न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। अगर वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कितने हैं, तो 34 न्यायाधीश है, जिसमें एक आपके सीजीआई मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है दोस्तों। वही है मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में दोस्तों 8 थे। 8 में पहले एक आपके हो गए सीजीआई मुख्य न्यायाधीश और 7 हो गए दोस्तों अन्य न्यायाधीश। तो समय समय पर संसद ने क्या किया, इनकी संख्या बढ़ा करके 34 कर दिया दोस्तों वर्तमान में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इस सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है, न्यायाधीश बनना है, तो आपके पास उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में कम से कम कितने साल का अनुभव होना चाहिए। किसका, तो एडवोकेट का, मतलब कि वकील का। तो वो वकील के बारे में बात करेगा तो कम से कम 10 वर्षों का आपको अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में वकील का। वही आपके न्यायाधीश की बात कर ले तो न्यायाधीश अगर आप हैं हाई कोर्ट में तो 5 साल का, लेकिन एडवोकेट के लिए आपको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। यही क्या है, उनकी योग्यता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो अगर नियुक्ति के बारे में बात करेगा तो जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में है, इसी में क्या दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, नियुक्ति के बारे में, कैसे उनको हटाया जाए उसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों इसी में उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिख करके। मतलब कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है अपने पद को त्याग देते हैं, मतलब उनका कार्यकाल तो ऐसे 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष से पहले वो चाह रहा है कि अपना क्या करें, कार्यकाल को खत्म करें, तो वह त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र किसको लिख कर देंगे, तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होंगे उनके नाम से लिख करके क्या करेंगे दोस्तों, वो त्याग पत्र देंगे। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है। तो बता दिए किसको दे सकता है, तो राष्ट्रपति को देगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आपका कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दोस्तों हटाने की जो प्रक्रिया है, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उसी तरह से क्या होता है कि संसद में जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी साबित कदाचार जो एक महाभियोग की प्रक्रिया की तरह ही दोस्तों होता है, उस तरह से इनको हटाया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया आपको कि राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कौन होंगे, संसद होगी। मतलब कि संसद से क्या होता है दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश हुए या कोई न्यायाधीश हुए, उनके खिलाफ क्या होता है, साबित कदाचार का जो प्रस्ताव होता है पारित होता है। पारित होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, खाली स्थान यहाँ दिया हुआ है, के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो सीबीआई की जांच के लिए तो नहीं, यहाँ पर क्या होगा, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। संसद में महाभियोग प्रस्ताव मतलब वही आपका है साबित कदाचार। महाभियोग लिखता है आपको प्रश्नों में, लेकिन याद रखिएगा महाभियोग चलता है सिर्फ राष्ट्रपति पर। महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग साबित कदाचार कहते हैं, इसीलिए महाभियोग लिखता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु कितनी है, इनकी उम्र क्या है। तो अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय क्या, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट का आयु दोस्तों 65 वर्ष तक होता है। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद क्या होते हैं, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वही हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे तो 62 ईयर, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट 65 और हाई कोर्ट 62। यहाँ पर पूछा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाएगा आपका 65 वर्ष हो जाएगा। इससे पहले भी त्याग पत्र दे करके या तो उन पर साबित कदाचार लगा करके वो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है दोस्तों। हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। मतलब जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन निर्धारण कौन करता है, तो संसद करता है। जो हमारे भारत की संसद होती है वही क्या करती है, इनके वेतन का निर्धारण करती है, किनको कितना वेतन मिलना चाहिए। तो ऐसे आपको बता दें हम कि वर्तमान समय में जो सीजीआई होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनको दोस्तों 2,80,000 मिलता है वेतन। और जो अन्य न्यायाधीश है उनको मिलता है आपको 2,50,000। जो मुख्य न्यायाधीश उनको 2,80,000, जो अन्य न्यायाधीश उनको 2,50,000 उनका वेतन है दोस्तों। अब वेतन का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 125 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका। आगे बात करते हैं अगला कि सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद क्या कर सकते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, तो यहाँ पर तो रिटायरमेंट होंगे तो कहाँ से करेंगे, केवल उच्च न्यायालय में। तो उच्च न्यायालय में कर नहीं सकते क्योंकि 65 वर्ष की आयु में क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। और हाई कोर्ट के लिए कितना होता है दोस्तों, 62 वर्ष होता है। तो इसमें तो समय सीमा के पार हो गए, तो यहाँ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, किसी भी न्यायालय में नहीं होगा, किसी भी न्यायालय में ये वकालत नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बात कर सकते हैं हम लोग कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये तो राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कैसे करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ क्या करते हैं, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। ये आपका सही है, राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सीजीआई होंगे, उनसे क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, परामर्श लेंगे, उसके बाद उनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में किया गया। कितना में किया गया, 126। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, तो जब मुख्य न्यायाधीश क्या हो दोस्तों, अनुपस्थित हो या कार्य करने में असक्षम हो, मतलब कि कोई भी काम करने में दोस्तों सक्षम नहीं है, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है को क्या कर सकते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं अनुच्छेद 126 के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से राष्ट्रपति। या मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कर रहा तो ये नहीं होगा, याद रखिएगा, कौन होगा, राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कर सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। कॉलेजियम क्या होता है, तो कॉलेजियम का मतलब होता है दोस्तों कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और उनका स्थानांतरण के लिए क्या होता है, एक तरह का प्रावधान इसमें किया जाता है कि उनका नियुक्ति कैसे किया जाए, उनका स्थानांतरण कैसे किया जाए।
अगर हम बात कर ले तो जो हमारा समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 में, तो 1950 से लेकर के 1973 तक दोस्तों न्यायाधीश नियुक्ति के बीच में किसी तरह की कोई आपत्ति दोस्तों नहीं आई थी। मतलब कि रिटायरमेंट के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे वही क्या बनते थे, अगले मुख्य न्यायाधीश बनते थे। लेकिन 1973 के बाद क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो वरिष्ठता का बात था वहाँ पर यह खत्म कर दिया गया। मतलब कि वरिष्ठ न्यायाधीश के होते हुए भी जो उनके उनसे कम आयु के न्यायाधीश हैं उनको क्या किया गया, प्राथमिकता दिया गया मुख्य न्यायाधीश बनने का। ऐसा काम दोस्तों 2 बार हुआ। इसको लेकर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में और कार्यपालिका जो हमारी है उनके बीच में मतभेद हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका सुप्रीम कोर्ट का पहला मामला, दूसरा मामला, तीसरा मामला इस तरह से आता है। आपका पहला आता है आपका 1981 में, दूसरा आता है आपका 12 साल बाद 1993 में। तो 1993 में दूसरा मामला जब आता है दोस्तों तो यहीं पर क्या होता है, कॉलेजियम की स्थापना होती है। कॉलेजियम की स्थापना कहने का मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात जब आएगी तो वहाँ पर क्या करेंगे, सुप्रीम कार्यपालिका विधायिका की तो बात करती ही करती है, लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के सदस्य हैं, जो न्यायाधीश है, उनका भी सहयोग दोस्तों होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉलेजियम की जो व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर 3 सदस्य थे। यहाँ पर 3 थे, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। ये क्या करते थे, वही नियुक्ति और स्थानांतरण के बारे में बातचीत करते थे दोस्तों कॉलेजियम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 1993 सिंपल याद रखिएगा। कॉलेजियम के बारे में जब भी पूछेगा कॉलेजियम क्या होता है, तो कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का एक व्यवस्था दोस्तों होता है। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। बाद में से याद रखिएगा, बाद में क्या होता है, 1998 में आया था आपका तीसरा मामला। 1998 में बता देते हैं। इसमें कॉलेजियम में कितने सदस्य कर दिए गए थे, 5 सदस्य कर दिए गए थे। एक आपके मुख्य न्यायाधीश, 4 दोस्तों अन्य न्यायाधीश, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे देखिए नहीं दिया आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश तो जो मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या कितनी है, बता दिए कितनी है, तो 4 होते हैं। वही कॉलेजियम के बारे में बात कर रहा है। कुछ होते हैं 5 आपके होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 में अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अभी तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, तो जब जानते हैं कि किसी भी बैठक के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। अगर व्यक्ति उपस्थित होते हैं तब बैठक होता है दोस्तों। जैसे हम ही लोग कुछ सभा करते हैं तो वहाँ पर लोगों का अनिवार्यता होती है, जरूरी दोस्तों। अगर नहीं आते तो क्या करते हैं, बैठक को हम लोग स्थगित करते हैं, कहते हैं कि आज व्यक्ति की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित किया जाता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जब बैठक होता है दोस्तों तो वहाँ पर क्या होता है, न्यायाधीशों की जब कमी होती है तो वहाँ पर कोरम पूरा न होने के कारण क्या होते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य, मतलब जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं, मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से, मतलब उनकी सहमति से उनको क्या करते हैं, बैठक में दोस्तों बुलाते हैं। जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए उसे क्या कहते हैं हम लोग, तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की कोरम नहीं होता है, तब क्या होता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों की जाती है। किसके द्वारा, तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से। ये तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में। इसको भी ध्यान हमेशा रखिएगा, कहीं ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये आपसे पूछता है। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, तो जनपद और सत्र न्यायालय में। तो बता दें तदर्थ न्यायालय की जो नियुक्ति का प्रावधान है सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय में। ना ही आपको हाई कोर्ट में, ना ही आपका सत्र न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोस्तों। सिर्फ कहाँ है, तो सर्वोच्च न्यायालय में है, अनुच्छेद 127। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगर है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए किसी भी सुनवाई करने के लिए, तो कम से कम दोस्तों 5 सदस्य होने चाहिए कोई भी मामला की सुनवाई करने के लिए। सुनवाई जैसे मान लीजिए कोई मामला आता है, जैसे गोलकनाथ मुकदमा आया आपका, केशवानंद भारती आया, बहुत सारे जो आते हैं, तो उसकी सुनवाई के लिए, फैसला फुलाने के लिए कम से कम 5 जजों की दोस्तों होना अनिवार्य होता है। उसी में क्या करते हैं अपना वो कुछ जज सहमति जाहिर करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कुछ उस पर असहमति जाहिर भी करते हैं। तो इस तरह से 5 जजों का एक कोरम होगा, तभी क्या होता है, फैसला दोस्तों सुनाया जा सकता है, मतलब सुनवाई हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग
कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? बताएं तो इनके क्षेत्राधिकार के बारे में, इसके क्षेत्राधिकार के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में। तो जो पहला क्षेत्राधिकार आता है वो 131 में आता है आपका, कौन सा? मूल क्षेत्राधिकार। क्या आता है आपका? मूल क्षेत्राधिकार, जिसको हम लोग मूल अधिकारिता के अंतर्गत कहते थे। इसमें क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद होता है या राज्य और राज्य के बीच में जो विवाद होता है उसमें क्या होता है, उसको निपटाने का काम कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मूल क्षेत्राधिकार मतलब मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है केंद्र और राज्य के बीच में विवाद। ये आपका अनुच्छेद 131 याद रखिएगा हमेशा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपको कथन दिए हुए हैं, यहाँ बताना है कौन से कथन सही हैं। क्या दिए हैं देखते हैं हम लोग। कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता मतलब वही मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच होती है, आपका मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, ये आपका मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, ये आपका नहीं आएगा। संघ राज्य के बारे में बात नहीं किया गया है, राज्य और राज्य के विषय में बात किया गया है। दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये आपका आएगा। तो मतलब 1 और 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर कथन कुछ दिए हैं, आपको बताना सही नहीं है। तो पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय गठन 1950 में होता है, बिल्कुल सही है। ये आपका पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालतों की सुनवाई कर सकता है, छोड़कर कर सकता है। तो ये आपका छोड़कर नहीं, ये आपका गलत है। ये कोर्ट ऑफ मार्शल का जो भी मामला सुनवाई होता है दोस्तों, उसका भी ये कर सकता है उच्च न्यायालय। ये आपका क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। ये बात याद रखिए क्या कि कोर्ट ऑफ मार्शल का सुनवाई नहीं कर सकता था। कब? 2007 से पहले। लेकिन 2007 के बाद एक दोस्तों प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया कि कोर्ट ऑफ मार्शल का जो भी अदालत है, कोर्ट ऑफ मार्शल अदालत, उसकी भी सुनवाई क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट हमारा कर सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा दोस्तों, मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, अगला ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालत की सुनवाई कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। अगर 2007 से पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, लेकिन 2007 के बाद ये दोस्तों प्रस्ताव पास हुआ कि कोर्ट ऑफ मार्शल होता है, उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है दोस्तों। आगे बात करते हैं। अगला है अभिलेख न्यायालय। सबसे पहले अभिलेख न्यायालय के बारे में जानिए। अभिलेख न्यायालय के बारे में हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में किया गया है। अब ये अभिलेख न्यायालय होता क्या, तो समझिए पहले क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामला पर दोस्तों क्या करता है? अपना फैसला सुनाता है। तो वो फैसले को क्या करता है? साक्ष्य के रूप में दोस्तों अपने पास संरक्षित सुरक्षित रखता है दोस्तों। यही क्या आता है? आपका अभिलेख न्यायालय होता है। जिस तरह से हमें किसी प्राचीन समय मिले अभिलेखों को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से अपने सुनवाई किसी फैसले में कुछ सुनवाई करने पर वो फैसले की सुनवाई को दोस्तों क्या करता है? अपने पास साक्ष्य के रूप में संरक्षित रखता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया ना दोस्तों, उसके बाद किसी भी हाई कोर्ट में जाकर के आप उस पर मतलब कोई भी हाई कोर्ट प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है दोस्तों। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं ऐसा करने पर आप क्या हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपको दंडित किया जा सकता है। आगे हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो अभिलेख न्यायालय बता दिए अनुच्छेद 100 हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के लिए 129। वहीं हाई कोर्ट के बारे में बात कर लें 215। सुप्रीम आपका हाई कोर्ट भी क्या है दोस्तों? एक अभिलेख न्यायालय है, लेकिन अनुच्छेद 215 के द्वारा। तो यहाँ पर दिया कौन? तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों दोस्तों अभिलेख न्यायालय माना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में मामलों की सुनवाई के लिए नई दिल्ली में करता है, ठीक है, परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राष्ट्रपति की सहमति से अनुमति से सुप्रीम कोर्ट अपने मामले की सुनवाई भारत के किसी भी क्षेत्र में दोस्तों कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी होता है। ऐसा हुआ है हमारे भारत में
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हैदराबाद में, और आपका जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर है दोस्तों, वहाँ पर ये दिल्ली के अलावा सुनवाई दोस्तों हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके अनुमोदन से, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से दोस्तों आप किसी अन्य क्षेत्र में सुनवाई दिल्ली के अलावा कर सकते हैं। ऐसे सुनवाई तो दिल्ली में ही होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में ही है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मूल ढांचा मतलब कि जो हमारे मूल संविधान था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप संविधान में परिवर्तन संशोधन कर रहे हैं, लेकिन संशोधन कीजिए, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा बदलाव नहीं आना चाहिए। ये जो सिद्धांत हुआ ये कब आया दोस्तों, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य दो आया था आपका 1973 में। उसमें दोस्तों ये सिद्धांत दोस्तों इसका प्रतिपादन हुआ था, जिसमें आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। कितना, 13 जजों की बेंच बैठी थी दोस्तों, जिसमें ये सुनवाई दोस्तों, ये फैसला दोस्तों सुनाया गया था कि संसद जो विधायिका है वो संविधान में संशोधन तो कर सकती है, किंतु मूल ढांचे को ध्यान में रखकर, मतलब मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए दोस्तों। वहीं गोलकनाथ आपके मुकदमा के बारे में बात करेंगे तो ये 1967 में आया था, 1967 में आया था, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बेंच इसमें बैठी थी। कितना, तो 11 जजों की बेंच दोस्तों बैठी थी। इन्होंने कहा था कि संविधान में किसी प्रकार का मतलब संशोधन नहीं किया, मतलब संविधान या प्रस्तावना में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, ऐसा ये माने थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, केशवानंद भारती। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। कौन सा सही है देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये बिल्कुल गलती है। यह केवल मूल अपील क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी बिल्कुल गलती है। यह केवल परामर्श, ये भी बिल्कुल गलती है। यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये सही है। ये मूल क्षेत्राधिकार 131, अपीलीय 132, 136 और परामर्श 143, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सभी बातों को हम थ्योरी वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं। अगर आप थ्योरी वाले क्लास नहीं देखें, डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं, तो आप थ्योरी वाले उम्मीद, मेरा बात मानिए, थ्योरी वाले क्लास को पहले देख लीजिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सवाल को बनाने में थोड़ा मज़ा आएगा और आसानी से समझ में दोस्तों आपको आएगा। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी, बताएं। वही कि सबसे बड़ी दूसरी बेंच कब बनी थी, तो गोलकनाथ केस 1967 में दोस्तों बना हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा आपका केशवानंद भारती 13, यहाँ पर कितने, 11 जजों की बेंच बैठी थी दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनराविलोकन हेतु अधिकृत करता है। मतलब कि कौन सा अनुच्छेद जिसमें पुनराविलोकन मतलब यह न्यायिक समीक्षा कर सकता है। आपका उच्चतम न्यायालय मान लीजिए कोई भी निर्णय दे दिया, लेकिन फिर दोबारा उसमें क्या करना है, उसमें उसको फिर से अवलोकन करना है, निर्णयों का न्यायिक समीक्षा करना है, या संसद द्वारा कोई विधि बनाया जाता है तो उसको जांचना है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद आपका 137 दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या पूछा अगला कि न्यायिक पुनराविलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। क्या अधिकार है, यहाँ पर देखते हैं। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, बिल्कुल घोषित कर सकता है। कोई भी आदेश संविधान के विपरीत होता है या कोई भी कानून बनता है वो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है दोस्तों। क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, संरक्षक है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दे ही दिया क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो भारतीय संविधान का संरक्षक आपका सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों होता है। आगे है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को है दोस्तों। संरक्षक, व्याख्याकर्ता, अंतिम अधिकार किसके बारे में बोले, किसी के बारे में बोले, अभिभावक बोले, कुछ ही बोल दे, कौन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है, तो आपके जो भारत के सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो भारत का उच्चतम न्यायालय वो कर सकता है दोस्तों, अभिरक्षक है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान का अभिभावकत्व निहित है, तो कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों।
आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। मतलब ऐसे कौन से मामले हैं जहां हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है। तो कौन सा है, तो केंद्र राज्य के बीच विवाद, ये आपका गलती होगा, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। राज्यों के परस्पर विवाद, ये भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। मूल अधिकारों का परिवर्तन, ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ऑप्शन सी, क्योंकि मूल अधिकारों के लिए हाई कोर्ट को दिया गया है अनुच्छेद 226 के द्वारा 5 प्रकार रीट जारी करता है और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 द्वारा 5 प्रकार रीट जारी करता है। तब मूल अधिकार को लेकर के दोनों के पास अधिकार है दोस्तों, क्या चीज करने का, तो मामले की सुनवाई करने का दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण करना, ये काम उच्चतम न्यायालय का है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो क्षेत्राधिकार कौन बढ़ा सकता है, तो हमारे संसद जो है वो संसद द्वारा क्या कर सकता है, ये क्षेत्राधिकार को दोस्तों बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर दिया संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा विधि बना करके, तो क्या हो जाएगा, संसद विधि बना करके आपका ये क्षेत्राधिकार को दोस्तों बढ़ा सकता है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ दिया है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मतलब कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श विचार मांगा कौन, राष्ट्रपति। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो परामर्श के बारे में बता दिए थे, अनुच्छेद 143 हमेशा याद रखिएगा। ये अधिकार है किसको, सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति के परामर्श मांगने पर वो परामर्श दे दोस्तों। नहीं मानना वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो पहले मुख्य न्यायाधीश बता दिए थे, हीरालाल जेकी सुंदास कन्या, जिसके हम लोग जे कन्या बोलते हैं, हीरालाल जे कन्या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित थी। आपको बता दें कि हमारे भारत में अब तक कोई भी भारत की मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं बनी है, लेकिन ऐसी पहली महिला हैं जो भारत के न्यायाधीश बन चुकी हैं। लेकिन अभी तक की बात बता रहे हैं, 2025 तक की बात बता रहे हैं कि अभी तक कोई भी महिला भारत के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं बैठी हैं दोस्तों। लेकिन न्यायाधीश तो बनी है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। तो ये फातिमा जो बीबी हैं, ये पहली महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये किस राज्य से संबंधित थी, तो ये दोस्तों ये केरल की थी। कहाँ की थी ये, केरल राज्य की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। तो कौन कर सकता है शक्तियों का प्रावधान, तो भारत की संसद कर सकता है इनकी शक्तियों का प्रावधान दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई भी कानून पारित करता है तो वो जितने भी हाई कोर्ट हो गए हमारे भारत के अंतर्गत, उस सभी हाई कोर्ट पर दोस्तों वो कानून क्या है, मतलब कि हाई कोर्ट वो कानून मानने के लिए बाध्य है दोस्तों। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद आपका 141 में दोस्तों ये उल्लेख किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, तो भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। आगे चलते हैं। अभिलेख न्यायालय, क्या पूछा आपसे, अभिलेख न्यायालय बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद के में कहा गया है, तो अनुच्छेद आपका 129 में दोस्तों कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक अभिलेख न्यायालय है। आगे दोस्तों आपको बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति के बारे में बता दिए कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। देखिए भारत के राष्ट्रपति भी दिए हुए हैं, ऐसे राष्ट्रपति दिया रहता तब होता था सही, लेकिन यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कर रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श से भारत के राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ, यहाँ पर यह याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय हैं उसके जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उससे परामर्श लेकर के राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। यहाँ पर देखिए अगर प्रश्न सिर्फ
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद देता है ना, तो वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया इस तरफ दिया है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी कुछ पाबंदी है। वो क्या करते हैं, वो विचार विमर्श करते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए और हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए, उनसे विचार विमर्श करने के फलस्वरूप ही मुख्य न्यायाधीश की दोस्तों नियुक्ति करते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो बता दिया, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उसी दिन इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार खाली स्थान दिया कि आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। किसके आदेश पर, तो राष्ट्रपति के बिना आदेश पर आप इनको हटा नहीं सकते। भले ही संसद से क्या होता है, बिल पारित हो जाता है, मतलब कि साबित कदाचार का प्रस्ताव पारित होता है, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश के बगैर आप उनको हटा नहीं सकते। तो राष्ट्रपति के आदेश पर राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। बता दिए उनकी नियुक्ति का, सर्वोच्च न्यायालय गठन का जो भी प्रावधान करेगा वो सब अनुच्छेद 124 में करेगा दोस्तों। अनुच्छेद 24 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन वर्ष है। कौन सा अनुच्छेद है, तो गठन है, मतलब बता दिया स्थापना और गठन के बारे में बात करेगा तो अनुच्छेद 124। आगे बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। हम बताए थे कि साबित कदाचार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए आता है, तो ऐसे पहले न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस वी रामास्वामी, जिनके खिलाफ क्या हुआ था, ये प्रस्ताव दोस्तों आया था, लेकिन लोकसभा में दोस्तों ये पारित नहीं हो सका था दोस्तों। अगर ये लोकसभा में पारित होता, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, जो हमारे भारत के जो सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पर बैठे हुए हैं, उनको इस तरह से प्रस्ताव से हटाया था दोस्तों, तो हमारे जो भी न्यायपालिका है उसके लिए बहुत ही बड़ी बदनामी दोस्तों होती। तो लेकिन किंतु ये दोस्तों पारित नहीं हो सका था। आगे बात करते हैं कि 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और खाली स्थान और मतलब कि अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इनकी संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद को छोड़ दी गई थी। तो बता देते मूल संविधान में कितने थे, तो 8 सुप्रीम कोर्ट के 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक आपके मुख्य न्यायाधीश हो गए और 7 आपके अन्य न्यायाधीश हो गए। फिर बता दिए थे कि समय समय पर संसद आवश्यकता अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। यही ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देता है इस तरह से, लेकिन क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए बताते हैं कि जब भी हम क्लास कराएं तो क्वेश्चन सिर्फ बनाने पर, आंसर देने पर नहीं ज़्यादा गौर कीजिएगा, बल्कि प्रश्न को समझने पर दोस्तों ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा, ताकि कहीं भी कभी भी आपसे प्रश्न कर दे, किसी तरह से घुमा कर दे, तो उसका आंसर आप आसानी से दोस्तों ढूंढ सकें। यहाँ पर दिया है आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण आदि की प्रकृति में रीट जारी करने का शक्ति है। वही बता दिए, रीट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी। तो कौन से अनुच्छेद में है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास आपका अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 के द्वारा ये 5 प्रकार रीट जारी कर सकता है। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इतने सारे एग्जाम में दोस्तों ये पूछा है, ये दिखाने के लिए दोस्तों हम करते हैं कि देखिए क्वेश्चन अब कहीं बाहर से नहीं आता है, जो हम लोग पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन आता है दोस्तों, बल्कि हम लोग सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, तो आप फिर किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोई और बुक पढ़ने की दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, तो उम्र क्या है इनकी 65 वर्ष की है। 65 वर्ष की आयु में क्या होता है, ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 62 वर्ष हाई कोर्ट का, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य क्या है सुप्रीम कोर्ट का, तो यतो धर्मास्तो जय। जहाँ धर्म होती है, धर्म की क्या होती है दोस्तों, जीत होती है। जहाँ धर्म है वहाँ क्या, धर्म की जीत है, इसका दोस्तों अर्थ होता है यतो धर्मास्तो जय। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो
तो इसके द्वारा कलकत्ता में 1774 में दोस्तों क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में दोस्तों हुई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इंपे थे, लेकिन बाद में जो अलग अलग प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, तो वहाँ पर पूछ रहा है मद्रास। तो मद्रास में दोस्तों 1800 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1823 में आपका होता है बम्बई में। बम्बई में क्या होता है 1823 में। यहाँ भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा की जाती है। तो क्या हो जाएगा मद्रास में आपका 1800 हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि वर्तमान परिसर में पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था। मतलब अभी तो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का अपना एक भवन हो गया है लेकिन पहले ये कहाँ से संचालित होता था। तो जो संसद भवन है दोस्तों, यहीं से क्या था, सुप्रीम कोर्ट का संचालन दोस्तों होता था। क्या हो जाएगा आपका संसद भवन, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाता है, मतलब कि नहीं राष्ट्रपति हैं पद पर, नहीं उपराष्ट्रपति हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है। तो जो अगर हमारे भारतीय संविधान में यही प्रावधान दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तो राष्ट्रपति का कार्य दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उस समय वो क्या करेंगे। तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि इनको एम हिदायतुल्ला मुख्य न्यायाधीश थे उस समय 1969 के समय में, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया था, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया था, तो एम हिदायतुल्ला जो थे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का भाग 5, ठीक है, अनुच्छेद खाली सा दिया है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करता। मतलब बताए थे हम इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में। किसका संवैधानिक प्रावधान, तो सुप्रीम कोर्ट का। हम बताएं तो भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद आपका 124 से लेकर के 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों उल्लेख है। इसी में आपका इसके गठन के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में, सब चीज़ के बारे में उल्लेख किया गया। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन कि कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तदर्थ वही बताएं, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो कौन हो सकता है। तो बता दिए थे जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। किसके लिए, तदर्थ न्यायाधीश के लिए। अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का बैठक के लिए तो वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं कोरम पूरा करने के लिए। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये आपका सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो दोस्तों हम आपके अपने चैनल पर लाते हैं। पहले थ्योरी पार्ट कराते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों सभी को हम लोग बारी बारी से करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा भारतीय संविधान का भाग 5 दोस्तों कंप्लीट होता है। अब जो दोस्तों हमारा आएगा वो भारतीय संविधान का भाग 6 आएगा, और भारतीय संविधान के भाग 6 को पढ़ाने के बाद दोस्तों हम कोई और सब्जेक्ट को उठाएंगे। इतना जब आप रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उम्मीद करिए इतना से बाहर क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतना में आप पॉलिटी का अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर दिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटी का और नहीं पढ़ाएंगे, और भी दोस्तों पार्ट हम पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए कोई और सब्जेक्ट दोस्तों पढ़ाते हैं ताकि आपको भी उधर थोड़ा ध्यान दोस्तों जाए, क्योंकि पॉलिटी बहुत लंबे समय से चल रहा है दोस्तों। तो बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें कमेंट करके, नहीं तो फिर तो अपने इच्छा अनुसार पढ़ाएंगे ही, कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में दोस्तों शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ाने का काम कीजिएगा। जो भी आपके मित्रगण हो उनको भी दोस्तों बताइएगा किस तरह से क्लास किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। वो चीज़ सिर्फ बुक या कोई भी स्पीडी हो गया, कोई भी चीज़ आपके पास है सोर्सेज है, उसको रटने से दोस्तों नहीं होता, बल्कि उसको समझना पड़ता है। समझ लीजिएगा तो फिर आपको दोस्तों बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस उसको वाली रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप तो उसको बेसिक से पढ़े हुए हैं। फिर बस आप जो भी आपके पास नोट्स उपलब्ध होगा, जो भी बुक होगा, उसको बस आप क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। आपको फिर सारी बातें दोस्तों समझ में आने लगेगी, बल्कि उनको रटने से एक बार रटिएगा, एग्जाम के टाइम में रट लीजिएगा, फिर उससे कुछ समय बाद आप भूल जाइएगा, तो फिर बार बार वही प्रक्रिया आपको दोस्तों दोहरानी पड़ती है, जो आपके लिए एक समस्या दोस्तों बन जाती है। फिर बाद में बोलते हैं कि जीएस का पोर्शन बहुत क्या बड़ा है, और जीएस में मार्क्स दोस्तों कम आता है। तो मार्क्स नहीं आने का कारण दोस्तों हम ही होते हैं, क्योंकि हम जीएस को बहुत मतलब कि भारी समझ लेते हैं कि हमसे होने वाला नहीं है,
थोड़ा बहुत पढ़ लो, उतने में जो होगा बाकी तुक्का मार के निकल दो, अगर हुआ तो नहीं तो पूरा भगवान भरोसे दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर उसको आप सिस्टमेटिक ढंग से तरीके से दोस्तों पढ़ते हैं तो आसानी से जीएस के भी पार्ट को दोस्तों आप कवर कर सकते हैं और अच्छे दोस्तों नंबर इसमें ला सकते हैं दोस्तों। और बता दें दोस्तों कि ये मैंने अपने चैनल के माध्यम से एक क्यूज़ ग्रुप दोस्तों शुरू किया है टेलीग्राम पर, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम में एसएससी हो या आपका रेलवे हो, यूपी सरकार द्वारा जो एग्ज़ाम लिया है, बिहार सरकार द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोस्तों क्यूज मैंने टेलीग्राम पर शुरू किया है रात के 9:30 बजे। रात के डेली रात को 9:30 बजे क्या होता है दोस्तों, क्यूज चलता है आपका, ज़्यादा नहीं 20 मिनट से 25 मिनट का दोस्तों क्यूज चलता है, इससे भी कम समय का चलता है। डेली टॉपिक सुबह में दे दिया जाता है और उसी पर दोस्तों क्यूज लिया जाता है, और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों तैयार किए जाते हैं वो खुद मेरे द्वारा दोस्तों तैयार किए जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन देखिएगा वो सब प्रीवियस ईयर का दोस्तों रहेगा। और मुख्य बात दोस्तों ये है कि वो चैप्टर वाइज चल रहा है, ये नहीं कि जहाँ तहाँ से आपको उठाकर हम दे दिए, बल्कि दोस्तों हम चैप्टर वाइज दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय बहुत सारे एग्ज़ाम दोस्तों आने वाला है। अगर हम बात करें भारतीय स्तर पर दोस्तों तो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, वहीं बिहार की हम बात कर ले तो बिहार में आपका बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार सीजीएल दोस्तों। उसी तरह से अगर यूपी में बात की तो यूपी में देखिए यूपी सरकार ने अभी लगभग 20,000 यूपी पुलिस के अंतर्गत भर्ती के लिए दोस्तों अधिसूचना जारी कर दी है, जिसकी प्रक्रिया दोस्तों अप्रैल में दोस्तों पूरी होगी। तो बहुत सारे एग्ज़ाम दोस्तों आने वाले हैं, तो इसी को ध्यान में रख करके दोस्तों मैंने शुरू किया है, तो आप उससे जुड़ करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। अगर उससे जुड़िएगा तो आपको अधिक से अधिक दोस्तों लाभ ही होगा दोस्तों, नुकसान होने वाला नहीं है। बाकी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अपने तैयारी में लगे होंगे, अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना एक सीट दोस्तों पक्का कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।